प्लेट टेक्टोनिक देख रहे थे, हम लोगों ने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे बना। जैसे कि मैंने पिछले बार आपको बताया कि दो थ्योरीज मिलके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बना। एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, अर्थात महाद्वीप विस्थापित हो रहा है, और दूसरा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और फाइनली उसमें आर्थर होम्स ने बताया कि ये कन्वेक्शनल करंट है जैसे प्लेटें चलती है। तो हमने देखा कि कौन से प्लेट कितने हैं, माइक्रो प्लेट के बारे में भी चर्चा किया था। और उसके बाद देखा था किस तरह से पर्वत का निर्माण हुआ, जैसे हमने दिखाया कि हिमालय कौन सी प्रक्रिया के दौरान बना, किस तरह से बना और वो क्यों ऊपर उठ रहा है, ये पर्वत निर्माण प्रक्रिया वगैरह देखा। अब हम लोग जो आगे चलेंगे वो है भूकंप। ये भूकंप, तो भूकंप के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आखिर में भूकंप कहते किसको? नॉर्मली जैसे हम लोग देखते हैं कि धरती कांपने लगा तो उसको हम लोग भूकंप कहते हैं। लेकिन अगर इसको हम वैज्ञानिक तौर पे अगर देखें, वैज्ञानिक तौर पे इसका हम विश्लेषण करें तो ये आपको होगा कि जो हमारा स्थल मंडल है अर्थात लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, तो ये लिथोस्फीयर जो है उसमें अचानक ऊर्जा का रिलीज हो जाता है। असल में जो भूकंप होता है वो क्या होता है, अचानक ऊर्जा का रिलीज हो जाने के कारण जो वेव्स उत्पन्न होते हैं, जो तरंगें उत्पन्न होती है, उसी तरंगों के कारण भूकंप होता है और उसी से हमारी धरती हिलती है। तो इसी से भूकंप उत्पन्न होता है। तो जैसा कि यहाँ के ये भूकंपीय तरंगे हैं, तो भूकंपीय तरंग जो है जैसे कि मैंने बताया कि तरंग जब उत्पन्न होता है तो उसके परिणाम स्वरूप ये होता है। तो अब ये तरंगे कौन कौन सी है, कौन से तरंग ज़्यादा हानिकारक है, कौन से तरंग कम हानिकारक है, कौन से तरंग की स्पीड ज़्यादा है, कौन से तरंग की स्पीड कम है, तो ये सब हम लोग जानेंगे। तो हम देखेंगे कि जो पृथ्वी की आंतरिक परत है जैसा कि मैंने बताया था, तो उसकी सतह पर चलने वाली जो ऊर्जा की तरंगें होती हैं वो भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट, वो भूकंप भी हो सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है, या आप देख लें कि जो लैंडस्लाइड बड़े पैमाने पे हो सकता है उससे भी, और यहाँ तक के जो मानव द्वारा छोटे छोटे विस्फोट होते हैं। जैसे कि अगर अमेरिका को आप देखें तो अमेरिका ने बहुत सारे पैसिफिक ओशन वगैरह में भूकंप के लिए और ख़ास करके अपने डिवाइस के जैसे कि हाइड्रोजन बम, एटम बम, इसके प्रैक्टिकल के लिए उन्होंने जो वहाँ विस्फोट किया तो उसके आसपास के जो द्वीप थे उसमें भूकंप महसूस किए गए। तो ये मानव निर्मित भूकंप होते हैं। उसी तरह से ज्वालामुखीय विस्फोट होता है। उसी तरह से जब प्लेटें टकराती हैं, जो मैंने बताया कि लिथोस्फेरिक प्लेटें टकराती है बाउंड्री पे, तो वहाँ भी इस तरह के भूकंप आपके होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो भूकंप की तरंगें होती है, ये जो तरंगें चलती है वो तरंग आखिर होती क्या है और ये भूकंप की तरंगें कितने प्रकार की होती है। तो जो मुख्य तरंगें होती हैं वो दो तरंगें हैं। एक आप देखेंगे तो पी वेव्स और दूसरा है आपका एस वेव्स, और उसके बाद सहायक जो सरफेस अर्थात पृष्ठीय तरंगें चलती है वो भी आपके दो होती हैं, और वो दो होती हैं, एक एल वेव और एक आर वेव्स। तो चलिए इसको इस तरह से हम लोग देखते हैं भूकंप को। तो यहाँ भूकंप की तरंगों की, चलिए तो भूकंप की तरंगों की अगर हम बात करें तो पी वेव्स या इसको कहते हैं पी तरंगें, पी तरंगें। अब ये पी तरंगें जो होती है ये होती है प्राइमरी वेव्स, इसीलिए इसको पी कहा गया। चूंकि जैसे कि अक्सर जो भूकंप उत्पन्न होती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। जैसे खास करके हम लोग देखते हैं जब हमारे हिमालय वगैरह में भूकंप आता है तो वो क्या होता है, टेक्टोनिक भूकंप होता है। टेक्टोनिक भूकंप होता है, हिमालय के एरिया में अक्सर आपको भूकंप मिलेगा। तो इस तरह से क्यों मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों प्लेटें टकरा रही है, तो टकराने के कारण यहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ। तो इसको कहते हैं ईपी सेंटर, ईपी सेंटर, यानी ये भूकंप का केंद्र होता है, अधिकेंद्र होता है। और यहाँ सबसे पहले जो वेव्स चलती है उसको कहते हैं पी तरंगें, यानी यहाँ जो एपी सेंटर पे जो अधिकेंद्र होता है वहाँ जो ये चलती है वो
आपको पी वेव्स चलते हैं। तो अब पी वेव्स जो होता है उसकी खासियत क्या है? नंबर एक, ये क्या होता है? सबसे पहले होता है तो प्राइमरी वेव्स, इसको प्राथमिक तरंगे, इसको प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। दूसरी जो होता है इसकी खासियत, ये सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग होती है। तो ये क्या है? सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग। इसकी स्पीड जो होती है वो 6 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। इसकी स्पीड अर्थात पी वेव्स की अगर हम बात करें तो 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये चलता है। ठीक है। अब तीसरी खासियत जो इस तरंग की है वो आपको ठोस और द्रव दोनों से चलते हैं। तो ये क्या है? ठोस और द्रव दोनों से चलती है। द्रव दोनों से गुजरती है। तो ये आपको पी वेव्स होता है। लेकिन जैसे यहां से ये पहला वेव्स उत्पन्न होता है जो पी वेव्स, तो ऐसे वेव्स आया, फिर ये सरफेस पे आया। इसके बाद कुछ इसके बाद जस्ट इसके बाद ही एक दूसरा वेव भी उत्पन्न होता है। एक दूसरा वेव भी उत्पन्न होता है। एक दूसरा वेव भी उत्पन्न होता है यहाँ पे, उसके जस्ट बाद ये देखिए ये वेव उत्पन्न होता है। इस प्रकार का ये वेव जो होता है वो एस वेव कहलाता है, या एस तरंगे, इसको आप कह सकते हैं भूकंप की तरंगे, एस तरंगे कहलाता है। तो अब क्या होता है कि इसके बाद ये एस तरंगे आती है। अब चूंकि ये सबसे फास्टेस्ट है, 6 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है, तो ये उससे स्लो होता है। एस तरंगे जो होती है उससे धीमी होती है। तो अगर हम देखें तो ये द्वितीयक तरंग होता है। अब हम लोग पी वेव के बाद अब इसको हम एस वेव्स दे दें, एस वेव्स या एस तरंग है। तो ये क्या होगा? ये द्वितीय तरंग है, द्वितीयक या सेकेंडरी इसको बोलते हैं तरंग। जब भूकंप से द्वितीय तरंग है, इसकी गति धीमी होती है। पी वेव्स से यह धीमी होती है। ये क्या होता है? पी वेव्स जो भूकंप की चलती है उससे ये धीमी होती है। अब ये क्या होता है कि ये ठोस और द्रव दोनों में चल रहा था, कौन? पी वेव्स। लेकिन एस वेव जो है वो सिर्फ ठोस में चलेगा, लिक्विड में नहीं चलेगा। यानी कि वो अब इसमें देखिए तो ये जो है इसको अगर हम देखें तो इसकी खासियत ये होगी कि यह केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती है। ये क्या होगा? केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती है। तो ये खासियत था आपका इस तरंग का। अब ये तरंग जो है, जैसे कि अगर पी वेव्स आया, अगर आपका कहीं भूकंप आ गया वहां आपका पी वेव्स आ गया, तो पी वेव्स आने के बाद क्या होता है कि आपको हल्का सा झटका महसूस होगा, हल्का सा झटका महसूस होगा जहां पे आप रहेंगे। उसके जस्ट दूसरा बात जब आएगा तो वो होता है आपका एस वेव्स। एस वेव्स, एस वेव्स में आपको ज्यादा झटका महसूस होगा। यानी पी वेव्स में आप देखेंगे तो पी इस तरह से आपको एक ही इस तरह से ऊपर आपको झटका देगा। अब एस वेव्स क्या करेगा? इस तरह से शेक करेगा, इधर भी और इधर भी हिलाएगा। लेकिन एस वेव्स भी उतना खतरनाक नहीं होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है वो होता है सरफेस वेव्स। तो हम लोग देखेंगे, ये तो जैसे कि मैंने बताया जहां ईपी सेंटर हुआ यहां से उत्पन्न हुआ, तो ये पी और एस वेव्स हुआ। यानी ये जो काला में था वो पी वेव्स था
और ये लाल में जो मैंने दिखाया वो एस वेव्स है। तो पी और एस वेव्स। लेकिन अब जब ये तरंग ऊपर आ गया, ऊपर, तो ऊपर फिर अलग वेव्स चलता है, उसको कहते हैं सरफेस तरंग, मतलब सरफेस वेव्स। इसको कहते हैं सरफेस वेव्स, या इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय तरंगें। इसको हिंदी में अगर हम लिखें पृष्ठीय तरंगें, तो इसको सरफेस वेव्स कहते हैं। तो जिस तरह हमने देखा कि जहां एपिसेंटर था वहां से भूकंप की वेव चली और वो वेव पी और एस वेव था, उसी तरह से सरफेस में भी दो वेव्स होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सरफेस वेव्स के बारे में। ये है, ये थोड़ा आप देख लीजिए, जैसा कि पी वेव्स और एस वेव्स का था। ये अक्सर शैडो जोन के बारे में बात होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो हमारा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो उसमें मैंने बताया था कि भूकंप क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स है हमारे पृथ्वी के लेयर का पता लगाने के लिए। तो यहाँ भूकंप काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया, ये पी वेव्स, ये ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं, ये पी वेव्स है आपका, ये आपका पी वेव्स है, और रेड में जो है वो एस वेव्स है। तो अब देखिए यहाँ से पी वेव्स जो चला, ये ब्लैक वाला जो है ये सारा चला, और एस वेव्स। तो अगर कोई यहाँ पे एपिसेंटर था, जैसे कि मैंने बताया कि एक केंद्र है, वहाँ पे ये एपिसेंटर है। अब यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ तो वेव्स उसके चारों तरफ फैलेगा, लिथोस्फीयर के ऊपर, तो उससे नीचे जाएगा यहाँ पे। तो चूंकि जो लिथोस्फीयर है और जो मेंटल का पार्ट है वो ज़्यादा ठोस है, तो वो ठोस में जो है ये एस और पी दोनों वेव्स चलेगा। ऐसे, ये देखिए ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा यहाँ तक। तो आप अगर यहाँ कोई सिस्मोग्राफ लगाएंगे तो वहाँ आपको एस और पी वेव दोनों का रीडिंग आपको मिलेगा। लेकिन बीच में जैसा कि मैंने बताया, ये क्या है, कोर है, इनर कोर, और ये है आउटर कोर। तो अब आउटर कोर पूरी तरह से लिक्विड है, तो लिक्विड में क्या है, एस वेव्स नहीं चलेगा, तो एस वेव्स यहीं रह जाएगा, यहीं रह जाएगा, यहीं रह जाएगा, यहीं। लेकिन चूंकि डेंसिटी भी दोनों का अंतर है। अब ये देखिए, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, और इसकी डेंसिटी और ज्यादा है। तो जब ये डेंसिटी होता है, तो जब कोई वेव प्रवेश करती है तो डेंसिटी होता है, तो उसकी दिशा भी चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये ब्लैक जो था पी वेव्स यहाँ आया और फिर ऐसे इसको मूव कर गया इस तरह से। तो ये एरिया जो हो जाएगा, इस एरिया में जब आप सिस्मोग्राफ लगाएंगे तो ना तो आपको यहाँ पी वेव दिखाई देगा, ना एस वेव दिखाई देगा। तो ये बेसिकली आपको पी और एस वेव दोनों का शैडो जोन है, आपका पी वेव्स शैडो जोन, यानी उसको पी वेव का छाया क्षेत्र कहते हैं। यहां से 105 से 140 अगर यहां आया तो फिर यहां आया तो, लेकिन एस वेव्स तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एस वेव्स लिक्विड से सफर नहीं करता, लिक्विड से नहीं गुजरता है, जो मैंने बताया था आपको। तो यहां से यहां तक पूरा, क्योंकि ये पूरा आपका, तो ये पूरा एस वेव शैडो जोन कहलाता है, यानी एस वेव का छाया क्षेत्र कहलाता है। तो ये पी और एस वेव्स का हुआ। इसी के आधार पे लोग, मतलब जो वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ये इसलिए एस वेव्स यहाँ से नहीं आया, तो ये सारा लिक्विड है, ये लिक्विड है। तो अब हम लोग देखेंगे, इसी में सरफेस वेव्स की बात हम लोग कर रहे थे, ये पी वेव्स एस वेव्स के बाद, कि ये वेव्स जो होते हैं पी वेव्स और एस वेव, ये उतने नुकसान नहीं पहुंचाते हैं बिल्डिंग्स को या संपत्ति को या लोगों की मृत्यु का कारण ये नहीं बनते हैं। बनते हैं क्या है मृत्यु का कारण, सरफेस वेव्स बनते हैं। तो चलिए इसको कहते हैं हम लोग पृष्ठीय तरंग, पृष्ठीय तरंग। पृष्ठीय तरंग, तो पृष्ठीय तरंग जैसे कि मैंने बताया इसको सरफेस
वेव्स मैंने आपको बताया। तो इसको इस तरह से देखिए, सरफेस वेव्स अर्थात पृष्ठीय तरंगें। ये भूकंप की वो लहरें हैं जो पृथ्वी के आपका जो ऊपरी परत है, क्रस्ट है, उसके सरफेस के माध्यम से चलती है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये अगर अर्थ का सरफेस है तो भूकंप का एपिसेंटर यहाँ था, अब यहाँ एस वेव्स और पी वेव्स यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद अब एस वेव्स पी वेव्स यहाँ मूव नहीं करेगा, तब क्या करेगा, सरफेस वेव्स आपका मूव करेगा। तो ये जो सरफेस वेव्स मूव कर रहा है, ये सरफेस वेव्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपको एल वेव्स यानी एल तरंगे, और दूसरा होता है आर तरंगे, आर वेव्स। ये आर वेव्स होते हैं। ये वास्तव में देखें कि ये जो होता है ये काफी हानिकारक होता है इंसानों के जान माल के लिए। अब सवाल ये होता है कि ये जो एल वेव है और आर वेव्स है, इसमें सबसे खतरनाक कौन है, सबसे मतलब डेंजरस कौन है, जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। सरफेस दो तरंगे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आपके आए यूपीएससी में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको बताना होगा कि देखिए कि ये आप देखा कि निम्नलिखित भूकंपीय तरंगों पे विचार करें, उसमें दे देगा एल वेव, आर वेव, एस वेव, पी वेव। तो इसमें सबसे खतरनाक कौन से वेव्स या सबसे ज्यादा मानव को हानि पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले कौन से वेव है, तो आप सीधा जवाब देंगे आर वेव्स। अब आर वेव्स क्यों है, ये अभी एक एनिमेशन पे आपको दिखाएंगे तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पहला था एल वेव्स। एल वेव्स, तो एल वेव्स के बारे में हम लोग देखें, तो ये एल वेव्स के बारे में हम लोग देखें तो आ गया, आप देखें। ये एल वेव्स जो है बेसिकली इसकी खोज करने वाले, उनका नाम था एडवर्ड हॉग लोव, इसका नाम था। तो इनके नाम पे एल वेव्स पड़ा, यानी लव वेव्स। तो इसको एल वेव्स भी कहा जाता है और इसको लव वेव भी कहा जाता है, यानी इसको एल तरंगे या लव तरंगे कहा जाता है। लेकिन कभी कभी होता यह है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो आप तो पढ़ के जाते हैं एल वेव, आर वेव, पी वेव और एस वेव, लेकिन वहां क्या होता है, वो यूपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। वो देते हैं निम्नलिखित में से क्यू वेव्स किसको कहते हैं, या क्यू वेव्स क्या है, पृष्ठीय तरंगे हैं, प्राथमिक तरंगे हैं। तो अब आपको लगता है कि हम तो क्यू वेव्स की पढ़ाई ही नहीं है, हमने तो ये गाइड्स पढ़ लिया। तो क्यू वेव्स असल लव वेव को ही क्यू वेव्स कहा जाता है, ये भी हमेशा ध्यान रखिए। ये असल जर्मन भाषा में क्यूअर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पार्श्व तरंगे, यानी पृष्ठीय तरंगे, यानी लैटरल वेव्स। तो इस तरह से इसको पार्श्व तरंगे भी कहते हैं। तो एल वेव्स का ही दूसरा नाम है क्यू वेव्स, ये भी हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं फिर इसके बाद आर वेव्स के बारे में। तो ये लिथोस्फेरिक वेव्स हैं, और इसकी जो आप देखेंगे तो ये साइमल्टेनियसली इस तरह से चलता है कि अगर कोई सरफेस है, ये सरफेस है और इस सरफेस पे कोई मकान वगैरह है, तो ये इधर भी और इधर भी इस तरह से कंपन करते हुए चलता है, मतलब इस तरह से शेकिंग करेगा, इस तरह से हिलाते हुए वो चलेगा। तो हिलाते हुए चलेगा तो ये डैमेज कर देगा इस मकान को या इस छत को। लेकिन इसके बाद जो चौथा तरंग है जिसको मैंने बताया कि आर वेव्स, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक भूकंपीय तरंगे, और सबसे ज्यादा मानव का नुकसान इसी आर वेव से होता है। तो हम देखेंगे इसको देखेंगे भूकंप की तरंगे में। तो आर वेव्स असल इसको रेलिक्स वेव्स कहा जाता है, रेलिक्स, इसको रेलिक्स वेव्स कहा जाता है, या आर वेव्स या आर तरंगे आप इसको कह सकते हैं। ये तरंगे इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि ये अगर पृथ्वी पर आपको दिख जाती है, ये जब उत्पन्न होती है तो वो पानी की लहरों की तरह, जिस तरह से पानी में लहर इस तरह से आता है, और पानी का लहर हम देखेंगे ओशेनोग्राफी में आपको पढ़ाएंगे, तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब इस तरह से मूव करते हुए जाता है।
वो तो ऐसे सेक कर रहा था आपका एल वेव्स, लेकिन ये पूरा मूव करता हुआ जाता है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मूव करता हुआ जाता है। यानी ये ऊर्ध्वाधर अंडाकार पथ पे ये आपको तरंग चलती है। तो ये तरंग जब उत्पन्न होता है तो आपको धरती पे एकदम समुद्र की तरह हिलता हुआ नजर आ जाएगा, जिसको कहते हैं, जो कोई अगर साधारण एरिया रहता है या जो कोई मड या इस सैंड का एरिया रहता है तो वो लिक्विफाइड हो जाता है, मतलब लिक्विफिकेशन हो जाता है उसका। तो ये सारी चीजें ये आर तरंग है। इसको हम लोग एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो ये सारे वेव्स को बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को भी। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो तरंगे हैं वो किस तरह से कार्य करती है। ये अर्थक्वेक्स का वेव्स है ये सारी। अब ये देखिए कि ये हमारा है, और ज़्यादातर जो अर्थक्वेक मैंने बताया कि फॉल्ट लाइन पे होता है, ये इसका फॉल्ट लाइन हो गया, वहाँ भूकंप आ गया, तो ये बहुत सारे डिजास्टर मैनेजमेंट है। और जैसा कि मैंने बताया था कि सर्टेन रिलीज ऑफ एनर्जी से जो अर्थ का मोशन होता है तो उसी को कहते हैं हम अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक में जैसे कि मैंने बताया कि अर्थक्वेक में ये तरंगे होती हैं। इसका सबसे पहला जो मैंने बताया कि जहाँ ये उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं फोकस पॉइंट। यहाँ पे फोकस पॉइंट आप देख लें, और यहाँ फोकस पॉइंट जिसको ईपी सेंटर कहते हैं। तो जो एरिया अर्थ में जहाँ अर्थक्वेक स्लिप करके शुरुआत होता है, यानी जहाँ से शुरुआत होता है, तो शुरुआत होने के बाद क्या होता है, पी वेव्स बनते हैं। तो इसको हम लोग फिर देख लें। अब देखें इस तरह से। तो अब ये जो फोकस होगा, तो अब देखिए इसमें जैसा कि मैंने बताया कि सिस्मिक वेव्स जो होता है, ये देखिए ये सिस्मिक वेव्स जिसको भूकंपीय तरंगे कहा जाता है, ये एनर्जी रिलीज्ड बाय द अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक को का एनर्जी रिलीज होता है वही एनर्जी इस वेव्स के रूप में उत्पन्न आपका होता है। जैसे कि मैंने भी बताया यहाँ एपिसेंटर से, तो अब देखिए इस तरह से होता है। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया दो वेव्स, पी वेव्स और एस वेव्स, और फिर एल वेव्स और आर वेव्स आते हैं। तो इसको इस तरह से हम लोग देख लें। ये देखिए, तो इसमें आप देखेंगे ये देखिए पी वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स। अब पी वेव्स जो होता है इस तरह से इधर मूव करेगा, लेकिन जब ये आप अर्थ पे देखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। उसी तरह से ये जो पार्टिकल का मोशन होता है किसमें, एस वेव्स में, वो इधर और इधर, मतलब इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। उसी तरह से जैसे कि मैंने बताया कि लव वेव इधर से भी और इधर से भी, जैसे कि मैंने बताया था इस तरह से शेकिंग करेगा, तो ये लव वेव होगा। और आर वेव्स जो होगा वो एक पानी की तरंग, जिस तरह से मैंने बताया था इस तरह से गोला करते हुए जाएगा। तो आपको रिपल साफ आपको नजर आएगा इस तरह का आर वेव्स पे। तो इसको अगर हम देखें कि अगर कोई हमारा सरफेस है तो सरफेस पे वो किस तरह से ये वेव्स इम्पैक्ट करता है, अगर उसका हम देखें स्टडी करके तो उसको भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसको आगे चलते हैं। ये देखिए, अब चलिए, तो ये जैसा कि मैंने बताया वो अभी ये इस तरह से एक एनिमेशन के इस तरह से ये वेव्स उत्पन्न हो रहे हैं। अब हम लोग एक एक करके वेव्स देखेंगे कि चलिए ये तीन तरह के घर बनाए हुए हैं, तीन तरह के अलग अलग धरातल पे। तो उसमें पहला जो आप देखिए ये तीन अलग अलग तरह का धरातल है। पहला वाला जो धरातल है उसको अगर हम देखें तो वो मुख्यतः काफ़ी कीचड़ या आप देख लें तो काफ़ी लूज इससे बना हुआ है, यानी सैचुरेटेड सैंड एंड मड, यानी उससे ये बना हुआ है। दूसरा जो है वो लूज सेडिमेंट से बना हुआ है, यानी जो इसके सेडिमेंट है वो काफ़ी ढीला है, और ये काफ़ी ठोस रॉक से बना हुआ है, बेड रॉक से, यानी सॉलिड बेड रॉक जो होता है वो तीनों से ये बना हुआ आपको दिखाई देगा। अब देखिए इस तरह से, तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये सॉलिड बेड रॉक मिलेगा, ये लूज सेडिमेंट है, इसमें
सिर्फ बालू और कीचड़ टाइप का बना हुआ एक है। जिस तरह से मैदानी एरिया में कहीं कहीं मिलता है आपको, फिर थोड़ा सा ये मिलेगा, और कुछ इस तरह से कि पहाड़ी एरिया है वहां ये काफी सॉलिड बेडरॉक से बना हुआ है। अब हम देखेंगे कि वेव्स जब उत्पन्न होता है तो पी वेव्स किस तरह से इस पे असर करेगा, एस वेव्स किस तरह से असर करेगा, एल वेव्स किस तरह से असर करेगा, और आर वेव्स इस पे किस तरह से असर करेगा। तो ये देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि जैसे होता है तो डिटेक्टेड जो सिस्मोग्राफ करता है वो पी वेव्स को करता है, यानी पहला डिटेक्शन जो भी होता है अर्थक्वेक जब पहली बार आता है तो वो पी वेव्स के रूप में आता है, क्योंकि वो सबसे फास्टेस्ट वेव है पी वेव्स। देखिए इस तरह से सेक किया तो हल्का सा इसमें हुआ, हल्का सा इसको डैमेज हुआ, हल्का सा इसमें आप देखें। उसके बाद ये देखिए इस तरह से ग्राउंड को, जैसे मैंने बताया था कि पी वेव्स इस तरह से ऊपर करेगा, उसी तरह से यूजुअली ये काफी कम डैमेज करता है। जैसे पी वेव्स है वो आपको काफी कम डैमेज करेगा, लेकिन इसके बाद चूंकि उससे धीमी होती है एस वेव्स, तो एस वेव्स आती है उसके बाद, पी वेव्स के बाद आपका एस वेव होगा। अब यहीं से फिर एस वेव्स हुआ तो एस वेव में ये ज्यादा हिल जाएगा, यानी उसके सेकंड ज्यादा होगा, क्योंकि इस तरह से ग्राउंड को वो करता है, ग्राउंड का मोशन इस तरह से आपको कर देगा। तो इस तरह से ये आपका डायरेक्शन चेंज होगा। तो इसी तरह से होता क्या है कि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। अब आपसे कहा जाएगा कि एम्पलीट्यूड आखिर होता क्या है, वो भी आपको हम क्लियर करते हैं यहाँ पे। तो एस वेव्स का कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा कि पी वेव्स और एस वेव्स में किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो आखिर ये एम्पलीट्यूड जैसे इसमें है कि इसमें ग्रेटर एम्पलीट्यूड होता है, आपको मैं बता दूं, तो इसमें ग्रेटर एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। तो आखिर ये एम्पलीट्यूड होता क्या है, तो एम्पलीट्यूड वैसे मोशन को कहते हैं कि जिसमें मूव्स एज ए वेव्स, जैसे कि वेव कहीं पास कर रहा हो और ग्राउंड मूव करने लगता है, तो उसी मूविंग प्रॉपर्टीज को एम्पलीट्यूड कहते हैं। सीधा समझिए कि जब भूकंप आता है और धरती हिलने लगता है तो इसका मतलब अगर ज्यादा हिल रहा है तो उसका ज्यादा एम्पलीट्यूड है, कम हिल रहा है तो कम एम्पलीट्यूड है, तो इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इसको भी हमने यहीं पे आपको डिफाइन कर दिया है। आगे हम लोग फिर देखते हैं इसमें। तो ये एस वेव और पी वेव्स की बात है। अब देखते हैं एल वेव्स और आर वेव्स आएगा तो क्या करेगा, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग यहां पे। देखिए तो चलिए, तो इस तरह से आपका एस वेव्स और आर वेव्स। अब इसके बाद आता है, ये एस वेव चला गया, अब देखेंगे हम लोग एल वेव्स, जो हमने बताया था कि दो सरफेस वेव्स है, चूंकि सरफेस वेव्स ही सबसे ज्यादा डैमेज करता है। और ये सरफेस वेव्स जो मैंने आपको बताया था लव वेव और रैलिंग वेव, यानी लव वेव और रैलिंग वेव्स के बारे में, एल वेव्स और आर वेव्स के बारे में। अब देखिए एल वेव्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो इस तरह से होगा। देखिए एल वेव्स आया तो इस तरह से सेकेंड इस तरह से सरफेस को किया, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इसका मूवमेंट देखेंगे, ये देखिए अब यहां सबसे ज्यादा डैमेज हो गया, उससे थोड़ा कम डैमेज यहां हुआ और इसको सबसे कम। तो लव वेव जो है सो इसको हॉरिजेंटल और आप देखेंगे इसको बैक एंड हॉरिजेंटल, इस तरह से जो मैंने बताया था इस तरह से सेकिंग करता है। उसके बाद आता है आपका आर वेव्स, रेलिक्स वेव्स। अब रेलिक्स वेव्स सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ये देखिए पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। वो जो सेडिमेंट पे गिरा हुआ था वो बिल्डिंग्स पूरी तरह से तबाह हो गया, ये पूरी तरह से तबाह हो गया, आपका वायर वगैरह पूरी तरह से, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो जाएगा। यानी इसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग देख रहे थे कि हॉरिजेंटल इस तरह से, इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों कर रहा है, यानी आपको वेव के रूप में अर्थ पे दिखाई देता है। तो वो जो होता है आपका रैलिंग वेव होता है, ये काफी खतरनाक वेव्स होता है। तो ये सारा आपका है। तो इसी से आप देखेंगे कि काफी आप देखेंगे कि उसके बाद वेव्स जो है सो काफी डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है। और जो मैंने बताया था कि लिक्विडिफिकेशन हो जाता है, यानी ऐसा हो जाता है कि जो ये जो सामान था या जो आपने देखा था कि उस पे बना हुआ था मड और सैंड वाले पे, वो पूरी तरह से उस जगह की धरती लिक्विड की तरह बिहेव करने लगता है, जिस तरह से तरल पदार्थ करता है, तो उसको लिक्विफिकेशन कहते हैं। तो लिक्विफिकेशन भी अगर टर्म आपसे पूछा जाए तो जैसे कि मैंने बताया कि एम्पलीट्यूड
उसी तरह से अगर लिक्विफिकेशन आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो लिक्विफिकेशन वो होता है जिससे सेडिमेंट टेम्पररी लूज स्ट्रेंथ एंड एक्ट लाइक ए लिक्विड, यानी जो सेडिमेंट जो ठोस चीज है उसके स्ट्रेंथ तबाह हो जाते हैं और वो ऐसे हो जाते हैं, वो ठोस होकर नहीं लिक्विड की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो जब वो लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं तो उसको लिक्विफिकेशन कहते हैं। तो ये है आपका चारों वेव्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, भूकंप के चारों वेव्स के बारे में। तो ये आपका इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया। तो ये आप देखेंगे, तो ये जैसा कि मैंने बताया कि आर वेव्स, अब इसको जो मापा जाता है भूकंप को, तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ये आपको इस तरह से रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। रिक्टर स्केल पे इसको मापा जाता है। रिक्टर पैमाना, तो रिक्टर पैमाना भूकंपीय तरंग को तीव्रता मापने के लिए गणितीय पैमाना है, ये मैथमेटिकल है, जिसका आप देखेंगे तो 1935 में चार्ल्स रिक्टर ने इसको बनाया था। और उसके बाद ही अगर हम देखें इसको रिक्टर पैमाने को, तो ये इस तरह से रिक्टर पैमाने का स्केल होता है कि अगर हम देखें तो तकरीबन आप इसको इस तरह से देखें यहाँ पे कि अब 0 से, ये 0 है, 0 से लेके 10 तक इसको आंका जाता है, लेकिन अभी तक 10 तक का कोई नहीं आया है, लेकिन 9 तक का आपको मिलेगा। तो 9 तक में ही काफ़ी ग्रेट हो जाता है। उसके बाद 8 से 9 यानी 8 प्लस होता है तो वो मेजर क्वेक आ जाता है। 7 से 8 के बीच में स्ट्रॉन्ग आता है और 6 से 7 के बीच में मॉडरेट आता है। और फिर अगर हम देखें कि 4 से 5 के बीच में, और ये सब माइनर भूकंप आता है। और उससे 1 से लेकर 0 से लेकर अगर 3 तक रहता है तो वो महसूस नहीं होता है। और हर की तीव्रता जो होती है उस पर उसका मल्टीप्लाई पावर होता है, जैसे 1×10⁻², मतलब उस सबसे 10 गुना, यानी पर लेवल में उससे 10 गुना ये हो जाता है। तो ये आपका रिक्टर पैमाने पे मापा जाता है। चूँकि पैमाने तो बहुत सारे हैं और कैसे कैसे पैमाने हैं, क्या है नहीं है, ये सब आपको ऑप्शनल में होता है। इसमें सिर्फ आपको ये जानना है जो हमारा प्रेजेंट डे प्रचलित पैमाना है वो रिक्टर स्केल ही है। रिक्टर स्केल पे हम लोग भूकंप को मापते हैं, जो आप समाचार में सुनते हैं या जो हमारे मौसम वैज्ञानिक कहते हैं या जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में यूज होता है, तो वो हम लोग रिक्टर पैमाने पे ही इसको देखते हैं। अब हम लोग, ये भूकंप हो गया, अब हम लोग देखेंगे ज्वालामुखीता, या जिसको कहते हैं वोल्केनिज्म। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग वोल्केनिज्म। ठीक है, तो वोल्केनिज्म असल है क्या कि कोई भी पदार्थ, मतलब जो मटेरियल होता है नीचे मैग्मा धरती के अंदर, धरती का जो हमने आपको बताया था कि धरती के अंदर आपका लावा इत्यादि वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसको इस तरह से समझिए कि पृथ्वी के अंदर कोई भी पदार्थ जो आंतरिक भाग से स्थानांतरित होता है और इसकी सतह पर पहुंचता है, तो ये आपको ज्वालामुखीता कहलाता है, ज्वालामुखीता कहलाता है, या इसको कहते हैं वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म वोल्केनिज्म। तो ये जो वोल्केनिज्म होता है, इसमें हम देखेंगे तो ये हमारी पृथ्वी की जो है, ये पृथ्वी की आप देखेंगे तो गतिशील प्राकृतिक का बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे हम बताते हैं कि पृथ्वी जो है, जिस तरह से हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो हम जिंदा हैं, उसी तरह से पृथ्वी भी एक जीवित ग्रह की तरह बिहेव करता है। तो वो भी अपने अंदर जो भी ज्वालामुखी चीज होता है उसको ऊपर फेंकता है, मैग्मा वगैरह होता है। अब उसके अंदर हम लोग अगर देखेंगे तो 2 तरह से, अब इस तरह से होता है। अब ये मैग्मा लावा जैसे कि हमने बताया था कि अंदर रहता है मेंटल में। अब क्या होता है कि ये ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर।
तो दो स्थितियां हो सकती है। जब ऊपर की ओर आता है ज्वालामुखी में दो स्थितियां हो सकती है। नंबर एक कि या तो इसका जो ये सतह है इसको ये तोड़ के ऊपर आ जाए, ऊपर कर दे इस तरह से करके, यहां तोड़ के ऊपर आ जाए तो ऊपर आके विस्फोट कर जाता है, तो ये ज्वालामुखी होता है। तो इसको कहते हैं एक्सट्रूसिव ज्वालामुखी, इसको कहते हैं एक्सट्रूसिव वोल्केनो। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हम देखेंगे कि अगर ये ऊपर नहीं आ पाया तो, जैसे कि यहां हमने देखा, तो अब क्या हुआ, ये ऐसे था, लेकिन अब यहां से जो ये मैग्मा था ये सारी चीजें यहां आया और यहां नहीं आ पाया, इसको ये छेद नहीं कर पाया, तो यहीं पर ये जम जाता, यहीं पे ये ठंडा होके यहाँ पे जम गया। और इस तरह से कई स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे तो कई स्ट्रक्चर आपको बनेगा। तो इस प्रकार का जो पृथ्वी के सतह से ऊपर नहीं आते हैं उसको कहते हैं इंट्रूसिव वोल्केनो। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव वोल्केनो में क्या डिफरेंसेस है, तो देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव वोल्केनो। ठीक है, तो उत्पत्ति के आकार पे, जैसे कि मैंने बताया उत्पत्ति किस तरह से, उत्पत्ति जो अंदर ही अगर वोल्केनिक स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको कहते हैं इंट्रूसिव, और जो बाहर आ जाए तो उसको कहते हैं हम लोग एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव वोल्केनो में जैसे कि मैंने बताया कि पृथ्वी के सतह के नीचे ही मैग्मा ठोस हो जाती है और यह आग्नेय चट्टान पैदा करती है, और इस प्रकार का जो आग्नेय चट्टान होता है वो आपको ग्रेनाइट का बना होता है, मुख्यतः ग्रेनाइट का होता है। उसी तरह से जो एक्सट्रूसिव होता है चट्टान वो बाहर निकलता है, तो हम लोग इंट्रूसिव में भी देखेंगे, लेकिन इसको हम देखेंगे तो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। तो इंट्रूसिव जो होता है, जो अंतर्भेदी होता है, इसको अंतर्भेदी कहते हैं, इंट्रूसिव। अंतर्भेदी ज्वालामुखी, ठीक है, और ये होता है बहिर्भेदी। बहिर्भेदी ज्वालामुखी यानी एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। तो चलिए अब हम देखेंगे जो ये इंट्रूसिव ज्वालामुखी है इसके भी कई प्रकार होते हैं, उसको इस तरह से समझिए, अभी हम आपको यहाँ दिखाएंगे भी। तो इसमें कई स्ट्रक्चर होते हैं, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो इसमें हम लोग देखें तो इसके भी कई प्रकार होते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है वो होता है बैथोलिथ, इसको कहते हैं बैथोलिथ। ये वाला सबसे आम होता है बैथोलिथ। बैथोलिथ, ठीक है, इसको कहते हैं बैथोलिथ। ये इंट्रूसिव आग्नेय चट्टान का एक बड़ा भाग है, इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है, ये तकरीबन 100 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आपको मिलेगा, और ये काफी ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाने के बाद ये पूरे मैग्मा का बना होता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि इंट्रूसिव वोल्केनो का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन है, उसमें दे देगा लेपोलिथ, बैथोलिथ, तो आप बोलेंगे बैथोलिथ। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कोई ज्वालामुखी क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ ये पृथ्वी का ऊपर का सरफेस है और यहाँ मैग्मा वगैरह है, यहाँ पूरा मैग्मा
पूरा भरा हुआ है इस तरह से पूरा भरा हुआ मैग्मा। अब ये मैग्मा ऊपर जाता है इस तरह से, तो यहां से ये पूरा इस तरह से उठ के जाता है, इस तरह से उठ के जाता है, इस तरह से फिर ऊपर जाएगा, फिर ये इस तरह से यहां हो जाएगा इस तरह से। तो अब ये पूरा बहुत बड़ा एरिया जो हो गया, ये अगर ठंडा होके बन गया तो ये इसको बैथोलिथ कहा जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम देखेंगे तो इसको बैथोलिथ, ये ऊपर, तो अब ये ऊपर चला गया इस तरह से, लेकिन ऊपर में ये क्या हुआ, इंट्रूसिव हो गया, उसके आगे नहीं जा सका, यहाँ फिर आ गया। यहाँ भी कोई अगर सेडिमेंट्री रॉक है तो यहाँ कुछ जमा हो गया। फिर अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, यहाँ पे इस तरह का जमा हुआ, यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर ठीक इसका उल्टा आपको मिलेगा। जैसे आप यहाँ जाएंगे तो इस तरह से ठीक ऐसे मिलेगा, तस्तरी नुमा मिलेगा, एक इसका उल्टा तस्तरी नुमा मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर उसी तरह से देखेंगे तो ये इस तरह से आपको मिलेगा। उसी तरह से देखेंगे तो ये ब्रांच चूंकि सेडिमेंट में है तो यहाँ जाके कुछ फंस जाएगा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको, तो ये हो गया आपको बैथोलिथ। उसी तरह से अगर हम देखें तो उसके बाद होता है लैकोलिथ। ठीक है, लैकोलिथ होता है ये। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो उसके बाद होता है इसी का, तो लैकोलिथ क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया, तो ये देखिए ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर हो जाता है। अब यहां से आया ये मैग्मा, यहां से आया और ये इस तरह का यहां बन गया, तो ये लैकोलिथ है, लैकोलिथ। अब उसी तरह से ये जो इस तरह का तस्तरी नुमा बन जाता है, ये होता है लैपोलिथ। ये लैकोलिथ और ये लैपोलिथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है लैपोलिथ, ये लैकोलिथ है और लैपोलिथ है, दोनों में मेन डिफरेंस उसके आकार को लेकर के। ये देखिए, ये लैकोलिथ है, ये लोपोलिथ। लोपोलिथ, अब इसको हिंदी में इस तरह से लिख लीजिए, लोपोलिथ। तो ये लोपोलिथ हो जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे तो अब और एक स्ट्रक्चर आपका आएगा सील क्या होता है, ये आपको एक चौरस इंट्रूसिव चट्टान के बीच में देखेंगे, पुरानी परतों के बीच इस तरह की पाई जाएगी, उसको सील कहते हैं। और उसके बाद जो मेन होता है वो डायक होता है, वो भी आपको हम यहाँ फिगर से बता देते हैं, फिर बाद में फिगर भी आपको हम दिखाएंगे। तो ये देखिए, तो ये जो हुआ, ये इसको सील कहते हैं। ठीक है, और इसी के ऊपर में जो ये खरा वर्टिकल टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाता है, ये डाइक कहलाता है, डाइक। तो ये डाइक हो गया, सील हो गया, लोपोलिथ, लैकोलिथ और ये आपका बैथोलिथ। ये सारी चट्टानों का जो स्ट्रक्चर है ये आपका इंट्रूसिव वोल्केनो का है। तो आपको इसको फिगर दिखा देंगे तो आपको बहुत ही ये क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये सारी अंतर्वेदी, या आप देख लें तो ये इंट्रूसिव वोल्केनो है, यानी वोल्केनो ये आपको ऊपर से नहीं आ पा रहा है, यानी ये अंदर में ही इस तरह का स्ट्रक्चर आपका बना है। अब देखिए, तो ये यही था। अभी आपको ये सील, डाइक, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब इस फिगर से देखिए तो आपको बहुत ही क्लियर आ जाएगा ये फिगर। ये फिगर देखिए,
ठीक है। ये देखें। अब ये देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था, एक एक्सट्रूसिव और दूसरा होता है इंट्रूसिव वोल्केनो। तो अब इस फिगर से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखिए ये इस तरह से, ये क्या है, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव। ये क्या है, एक्सट्रूसिव। ये एक्टिव वोल्केनो ज्यादातर होता है। तो इस तरह का आप देखेंगे कोनिकल स्ट्रक्चर, तो एक्सट्रूसिव में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब ये इंट्रूसिव में पढ़ लें। तो ये जैसे कि मैंने बताया था, ये बैथोलिथ है। ये देखिए, ये बैथोलिथ, ये पूरा आपका ये चट्टान यहाँ से यहाँ जो भी मैग्मा है वो ठंडा हो गया, तो वो बैथोलिथ कहलाया। और इस तरह जो अंदर में चट्टानें बनती है उसको नॉर्मली प्लूटोन के नाम से जाना जाता है, प्लूटोन के नाम से जाना जाता है। अब ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि ये आपका डाइक कहलाता है, जो एक खंबे की तरह से है, और इस दरार में ये सारी चीजें जो वो सिल के रूप में कहलाता है, और ये है लैकोलिथ। ठीक है। अब इसी तरह का एक स्ट्रक्चर जो यहां बना है, इस तरह का तस्तरीनुमा, ठीक अब यहां इसी तरह का ऊपर बनेगा, इस तरह का लैकोलिथ के नीचे इस तरह का, ये ऊपर में बना और ये नीचे बन गया। तो जो इस तरह का नीचे बना, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो यहाँ पे इस तरह से ये जो है रेड कलर का आप देख रहे हैं, तो यहाँ ये नीचे बन गया। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है इसी को कहते हैं लोपोलिथ, लोपोलिथ। तो ये लोपोलिथ हो गया, बैथोलिथ हो गया, लैकोलिथ हो गया, डाइक हो गया, सिल हो गया, यही सब स्ट्रक्चर होता है। अब ये कभी कभी ऊपर नहीं आ पाता है, लेकिन यहाँ एक अंदर में यहाँ रह जाता है, तो इसको स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो ये आपका जो हो गया वो सारा इंट्रूसिव वोल्केनो हो गया, और इधर एक्सट्रूसिव हो गया। एक्सट्रूसिव में वोल्केनो से आता है, ऊपर जाता है, तो ये पूरा ज्वालामुखी विस्फोट होता है और ये मैग्मा वगैरह इधर आ जाता है, तो ये आपका वोल्केनो है। अब ये देखिए इस तरह से अगर चौड़ा है तो सिल वोल्केनो हो गया, कोनिकल है तो सिंडर कोन वोल्केनो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम अभी बताएंगे एक्सट्रूसिव में। तो चलिए, ये इंट्रूसिव तो हो गया, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग एक्सट्रूसिव वोल्केनो का जिक्र करेंगे। यहाँ पे एक्सट्रूसिव वोल्केनो, तो एक्सट्रूसिव वोल्केनो में जैसा कि मैंने बताया कि जो एक्टिव वोल्केनो है, वोल्केनो ऊपर आ गया जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, और यही कालांतर में जब जाके ठंडा हो जाता है तो कई प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं, क्योंकि इसके जो लावा है उसकी प्रवृत्ति पे ये सारे डिपेंड करते हैं। अगर एकदम सीधा ऊपर जाता है, उसकी विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इस तरह से कोनिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। उसमें थोड़ा चिपचिपापन ज़्यादा होता है तो वो उतना दूर तक ऐसे से धीरे धीरे फैलता है, तो वो चौरस हो जाता है। उसी तरह से कभी कभी होता है कि एक वोल्केनो के साथ कई वोल्केनो एक साथ जुड़े होते हैं, तो उसको कहते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो या कंपोजिट वोल्केनो। तो ये सारा जो होता है ये सारे एक्सट्रूसिव वोल्केनो होते हैं। तो इसमें नंबर 1 पर है आपका, इधर देखेंगे हम लोग, तो सिंडर कोन वोल्केनो। तो सिंडर कोन्स वोल्केनो ये सबसे सरल होता है, लेकिन इस प्रकार का वोल्केनो जो होता है वो आपको काफ़ी छोटा मिलेगा। ये तकरीबन केवल कुछ 1000 फीट ही ऊंचा होता है अगर ऊंचाई की बात करें। उसी तरह से सिल्ट ज्वालामुखी, तो सिल्ट ज्वालामुखी जो होता है ये आप देखेंगे तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी होता है। आप उसका लावा प्रवाह के कारण काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ होता है। तो इस प्रकार में क्या होता है कि इसमें जो लावा होता है उसमें चिपचिपापन होता है, मतलब पूरी तरह से लिक्विड नहीं होता, चिपचिपा होता है, जमता गया जमता गया जमता गया, तो इस तरह से
आपको फिगर दिखाएंगे तो और क्लियर होगा। उसी तरह से जो तीसरा है वो है आपका स्ट्रेटो, या इसको हिंदी में अगर हम कहें तो समग्र ज्वालामुखी, यानी कई ज्वालामुखियों का मिलके बना होता है, तो वो स्ट्रेटो ज्वालामुखी कहते हैं। उसको अगर हम इस तरह से भी देख लें तो देख सकते हैं कि जैसे कि सिंडर कोन की बात अगर हम करें तो ये देखें यहाँ पे, अब नीचे क्या है, ये मैग्मा वगैरह है, और ये आपका यहाँ से ऐसे, यहाँ से इसको वोल्केनिक वेंट कहा जाता है। वोल्केनिक वेंट्स कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता क्या है कि यहाँ पे ये क्रेटर होता है, इस तरह से क्रेटर इसका। अब यहाँ से जो मैग्मा या जो लावा वगैरह निकलता है ये इस तरह से निकलता है। चूँकि इसका जो तरलपन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो सीधा इस तरह से आ जाता है। तो इस तरह से आपको कोनिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, और ये सबसे सिंपल आपका वोल्केनो था, इसको कहते हैं सिंडर कोन वोल्केनो। लेकिन दूसरा जो वोल्केनो है वो क्या होता है कि वो आपको इस तरह से मिलेगा, यानी आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से, अब यहाँ पे ये इस तरह से आता है। अब इसकी विस्कोसिटी क्या है कि चिपचिपापन, थोड़ा इसमें उस तरह से लिक्विड नहीं होता है, इसमें चिपचिपापन होता है, तो जो निकला वो यहीं चिपक गया। तो चिपकने से ये काफ़ी दूर तक एकदम इस तरह से चौरस टाइप से आपको दूर तक दिखाई देगा, तो ये काफ़ी दूर एरिया में फैला होता है। तो ये होता है आपको सिल्ट वोल्केनो। अब एक और वोल्केनो होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिल्ट वोल्केनो के बाद समग्र वोल्केनो या स्ट्रेटो वोल्केनो। तो स्ट्रेटो वोल्केनो को देखा तो वो इस तरह से होता है, स्ट्रेटो वोल्केनो। तो अब जैसे आप ये यहां देख लें इस तरह से, अब यहाँ ये पूरा मैग्मा का एक जाल बिछा हुआ, अब यहाँ देख लें तो यहाँ पे ये उसका वोल्केनो एक इधर चला आया, यहाँ पे एक वोल्केनो हो गया। उसी तरह से यहाँ आके एक यहाँ पे प्लूटोन बन गया, फिर यहाँ आके फिर एक इस तरह से हो गया, यहाँ इस तरह से। तो अब ये पूरा ये मैग्मा का एरिया है, ये पूरा मैग्मा है, और ये ऊपर चला गया। तो अब यहाँ से विस्फोट हो गया ज्वालामुखी, तो एक ज्वालामुखी यहाँ बन गया, एक ज्वालामुखी यहाँ बन गया, एक ज्वालामुखी यहाँ बन गया। तो जैसे अभी हाल फिलहाल में ही इंडोनेशिया के पास जो एक ज्वालामुखी फटा था, तो वो ज्वालामुखी जो था आपको वो जहाँ भूकंप आई थी कुछ दिन पहले की बात है, जिसमें सुनामी भी उत्पन्न हुआ था, तो वो ज्वालामुखी यही है, स्ट्रेटो ज्वालामुखी, या इसको कहते हैं समग्र ज्वालामुखी, स्ट्रेटो वोल्केनो। तो ये स्ट्रेटो वोल्केनो इस तरह से होता है, या समग्र ज्वालामुखी हम लोग कहते हैं। उसके बाद एक होता है लावा डोम्स, फिर होता है कॉल्डेरा, और फिर हम लोग देखते हैं ज्वालामुखीय गर्दन, और फिर ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट। ये सारे ज्वालामुखी के ही प्रकार हैं। तो चलिए इसको हम लोग पहले यहाँ समझ लेते हैं, फिर आपको फिगर भी दिखाएंगे। तो चलिए तो अब हम लोग देखेंगे जो दूसरा है, उसके बाद लावा डोम्स के बारे में। तो लावा डोम्स होता क्या है कि नॉर्मली उसका देखेंगे तो इस तरह के एक ये इसमें लावा होता है, और यहाँ पे एक इसका वेंट बड़ा हो जाता है, और यहीं पे ये इस तरह से वो अपने जो यहाँ से जो आने वाले मैग्मा वगैरह है, जो अब ये मैग्मा इसको समझे, तो यहाँ से जो ये मैग्मा वगैरह है इसको यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर ले जाने के बाद वो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाता है
कि आपको लगेगा कि ये गुंबद है, गुंबदाकार, इस तरह से लगेगा, इस तरह से लगेगा गुंबद। तो इस तरह का जो ये गुंबद होता है तो ये कहते हैं लावा डोम्स, इसको कहते हैं लावा डोम्स। ठीक है, तो ये आपको लावा डोम्स। उसी तरह से क्या होता है, ज्वालामुखीय गर्दन, ज्वालामुखीय गर्दन या वोल्केनिक नेक कहा जाता है उसको। तो वोल्केनिक होता क्या है कि जब हम लोग देखते हैं चाहे सिंडर कोल वोल्केनो हो या कोई भी हो, तो नीचे हम देखते हैं कि यहां से ऐसे आता है और यहां से ऐसे आता है। ठीक है, अब यहां से आने के बाद ये जैसे मैग्मा वगैरह होता है तो ये पूरा यहां विस्फोट हो जाता है, ये एक्टिव रहता है। एक्टिव होने के बाद ये क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। जानते हैं हम लोग कि ये शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा तो फिर क्या होगा, लाखों सालों बाद क्या होगा कि ये तो इंडोजेनेटिक फोर्स था जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो एक्सोजेनेटिक फोर्स इस पे लगेगा, अपरदनात्मक कार्य होंगे तो ये सारा जो कोमल चट्टान है ये समाप्त हो जाता है। अब ये लीजिए, ये कोमल चट्टान खत्म हो गया, अब ये कोमल चट्टान आपको खत्म हो गया। तो अब ये एकदम पिलर की तरह इस तरह से खड़ा हुआ, ये पूरा आयरन का समझ लीजिए, ये पूरा आयरन का होता है। तो इस प्रकार का जो आपको दूर में दिखाई देगा तो इसी को कहते हैं वोल्केनिक नेक, वोल्केनिक नेक कहते हैं इसको, यानी ज्वालामुखी गर्दन आप इसको हिंदी में कह सकते हैं, ज्वालामुखी गर्दन। ठीक है, इसको ज्वालामुखी गर्दन कह सकते हैं। और ये हो गया वोल्केनो, ये डोम, तो इसको कहते हैं आप कह सकते हैं ज्वालामुखी गुंबद, आप ये कह सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो एक आता है कॉल्डेरा, और फिर हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी हॉट स्पॉट क्या होता है। तो चलिए कॉल्डेरा के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं और फिर हॉट स्पॉट के बारे में चर्चा करते हैं, फिर फिगर भी आपको हम दिखाएंगे। तो ये आपका हो गया वोल्केनिक नेक। होता क्या है कि जब कोई वोल्केनो, आप ये देखिए इतना बड़ा वोल्केनो है, अब ये जैसे कि मैंने बताया यहाँ मैग्मा वगैरह रहता है, ये पूरा एरिया, ये क्या होता है, मैग्मा होता है, और ये इसका वेंट। ठीक है, अब ये इसका जो क्रेटर है, ये क्या है, इसका क्रेटर है। अब ये क्रेटर में क्या होता है कि कालांतर में, यानी ऐसा नहीं होता है कि फिर धीरे धीरे लाखों सालों बाद इसमें अपरदनात्मक क्रिया हो जाता है, इसमें भी तो जैसे अपरदनात्मक क्रिया होता है यहाँ का सपोर्ट इससे खत्म हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, नीचे इस एरिया से ये धस जाता है, जैसे ये नीचे धस गया। अब नीचे धसने के बाद अब ये यहाँ चला आता है, तो अब क्या हो गया, इसका जो ये क्रेटर था वो अब इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। यानी अब ये क्रेटर इसका धसने के बाद इतना बड़ा क्रेटर हो गया, पहले ये साइज का था अब ये साइज का हो गया। तो इस प्रकार का जो क्रेटर बन जाता है तो इसी को कहते हैं कालडेरा, इसको कहते हैं कालडेरा। और इस तरह का जो ये कालडेरा बनता है तो ये अक्सर आपको इंडोनेशिया के पास में मिल जाएंगे, बड़े बड़े झील का निर्माण इसमें होता है। अब इसमें पानी आ गया तो इसमें बड़े बड़े आपका झील का निर्माण होता है, तो इसको कहते हैं कालडेरा। अब हम लोग देखेंगे वोल्केनिक हॉट स्पॉट क्या होता है, या वोल्केनिक हॉट स्पॉट। तो ये कालडेरा था, अब आगे हम वोल्केनिक हॉट स्पॉट आपको दिखाते हैं कि कैसे बनता है। वोल्केनिक हॉट स्पॉट होता क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जब देखते हैं तो हमारे यहाँ जो भी वोल्केनिक है, जैसे कि मैंने बताया ये प्लेट टेक्टोनिक का जो बाउंड्रीज होता है, इसका निर्धारण भी हम भूकंपीय क्षेत्र और जो प्लेट टेक्टोनिक है उसके आधार पे करते हैं कि वो वहाँ बाउंड्रीज उनके होंगे, तो इसके आधार पे हम लोग उसको करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हमारा कुछ ऐसे वोल्केनो हैं जो प्लेट बाउंड्री के बीच में होते हैं। जैसे नॉर्मल क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ये प्लेट है, प्लेट ए, ये है प्लेट बी,
तो नॉर्मल या तो फिर इस जगह यहाँ ये सबडक्ट हो रहा है, इस तरह से सबडक्ट हो रहा है, और यहाँ ये हो रहा है। अब ये क्या है, सी है। अब यहाँ सी से यहाँ पानी गया, तो यहाँ ये एक ज्वालामुखी है, नेक बन जाएगा इस तरह से, और ज्वालामुखी होगा। तो ज़्यादातर भूकंप की गतिविधि, ज्वालामुखी की गतिविधि इन्हीं बाउंड्री के आसपास होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैग्मा, जैसे यहाँ मैग्मा है, यहाँ पे प्लेट इस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ प्लेट ऐसे मूव कर रहा है। अब क्या होता है कि ये तो प्लेट मूव कर रहा है, लेकिन अचानक उसके बीच में ये मैग्मा ऊपर उठने लगता है, जिसको कहते हैं मेंटल प्लम। अब मेंटल प्लम मतलब एक गांठ के तरीका से बनता है, और ये फिर इसको ऊपर इस तरह से आता है। अब यहाँ क्या होता है, ये ऊपर जाके और ये एक ज्वालामुखी का निर्माण करता है, और यही ज्वालामुखी जब सतह के ऊपर आ जाता है, वाटर के लेवल के ऊपर आ जाता है, तो ये द्वीप बन जाता है, द्वीप बन जाता है। तो इस प्रकार का जो द्वीप बनता है उसको कहते हैं हॉट स्पॉट द्वीप। और ये हॉट स्पॉट द्वीप आपको क्लियर लगेगा कि ये यहीं पे स्थित जो मेंटल है उसी से बना है। इसमें प्लेट अब इधर मूव कर रहा है, तो आपको यहीं पे फिर भी रहेगा। जब प्लेट मूव कर रहा है तो यहाँ फिर होगा, यहाँ फिर होगा, वो चेंज इस तरह से होता रहेगा। लेकिन जैसे कि सपोज कीजिए ये हमारा एक प्लेट है, और यहाँ जो मेंटल प्लम है ये यहाँ इसको लाइट करता रहता है इस तरह से। अब यहाँ आप लगातार उसको क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये अचानक इसको ऊपर करता है इस तरह से, और यहाँ पे एक बन जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये प्लेट क्या है, स्थिर तो है नहीं, वो चल रहा है। तो चलने के बाद अब जो यहाँ पहाड़ बना वो आगे जाके इरोड हो जाएगा, और फिर यहाँ पे चूंकि ये आगे बढ़ गया, फिर यहाँ पे एक नया पहाड़ बन जाएगा। तो इस तरह का हॉट स्पॉट होता है, उसको इस तरह से आपको हम दिखा सकते हैं। ये देखिए, तो इसको वोल्केनिक हॉट स्पॉट कहा जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये प्लेट है, और यहां मेंटल प्लम, यहां पे मेंटल प्लम, यानी ये इससे आगे जा रहा। अब क्या हुआ, यहां एक वोल्केनिक द्वीप बन गया। इसका बेस्ट एग्जांपल है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप जो है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो हवाई द्वीप यहां बन गया। अब क्या हुआ कि ये प्लेट इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, तो और ये तो यहीं स्थिर है। तो इसका मतलब है कि जब ये मूव किया तो ये इधर चला आया, ये द्वीप। अब फिर यहाँ पे ये इधर चला आया, तो फिर यहाँ पे एक ये द्वीप यहाँ चला गया, और फिर एक यहाँ पे ज्वालामुखी बन गया। क्योंकि ये तो यही है, ये इधर से मूव कर गया, तो यहाँ पे एक बन गया। अब कालांतर में क्या होगा, ये अपर्दन द्वारा छोटा हो जाएगा, फिर आगे ये फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्लेट तो इधर घसक रहा है, इधर घसक रहा है। तो जब इधर घसकेगा तो फिर एक अब यहाँ पे होगा। इस तरह से आप देखेंगे तो जो हवाई द्वीप है वो अभी यहाँ पे था, ये हवाई द्वीप अभी सबसे बड़ा है। उससे नीचे जाएंगे तो सब उससे छोटा छोटा होगा, चूंकि अपर्दन द्वारा। लेकिन हवाई द्वीप के आगे भी चूंकि अब हवाई द्वीप प्लेट घसक रही है, तो हवाई द्वीप भी उधर जा रहा है। तो फिर यहाँ पे आपका एक और नया आ रहा है द्वीप बन रहा है, वो है ताहिती। वो अभी हम दिखाएंगे आपको। तो इसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत के संदर्भ में भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप जो है हमारा, जैसे कि हमारे भारत में भी है एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप है। तो आपसे देखिए उसमें ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें से हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो क्या है, आपको इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट दोनों के बीच में है। यानी इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट जब टकराती है तो वहीं आपका ये ज्वालामुखी होता है। यानी इंडियन प्लेट ऐसे टकराया और यहाँ बर्मा प्लेट है, अब दोनों टकराया, अब दोनों टकराने के बाद यहाँ ज्वालामुखी हुआ, तो वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई लक्षद्वीप जो वहाँ कौन सा प्लेट टकरा रहा है, वो तो आप मैप पे देखेंगे तो वो तो इंडियन प्लेट के अंदर ही है यहाँ लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में कौन सा है, तो फिर वहीं पे आपका एग्जाम्पल लगा कि लक्षद्वीप जो है वो एक हॉट स्पॉट है। जिस तरह से मैंने बताया था कि हवाई द्वीप एक हॉट स्पॉट है, तो लक्षद्वीप कौन सा हॉट स्पॉट है, उसको कहते हैं रियूनियन हॉट स्पॉट। तो ये भी हमेशा याद रखिएगा, इंडियन संदर्भ में भी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं आपको, इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ाएंगे ये, तो उस हिसाब से आप इस तरह से समझें तो आसानी आपको हो जाएगा। अब चलिए ये फिगर्स है, ये फिगर्स आपके लिए मैंने रखा था, तो ये देखिए, ये
किस तरह से होता है। तो एक मिनट, तो उसी तरह से ये वॉल्केनो जैसे कि मैंने बताया, ये हवाईयन रिज आप देखेंगे तो अब ये अब आ जाइए, हाँ यहाँ पे ये हवाईयन रिज है। अब ये हवाई प्लेट जो है वो इधर मुड़ रहा है, इधर मुड़ रहा है, और यहाँ क्या है आपका, ये हॉट स्पॉट है, ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो है ओल्डेस्ट है, उसके बाद ये मऊई है, और फिर ये हवाई आइलैंड है, ये सबसे यंगेस्ट है, हवाई सबसे यंगेस्ट है। उस तरह से इसके रॉक के स्टडी से ये पता चलता है। और जब आप मैप देखेंगे तो काफ़ी दूर तक आपको ये नज़र आएगा। तो नॉर्मल ये होता है कि जो हमारा वर्ल्ड मैप है, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था प्लेट टेक्टोनिक में, तो वो रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं। तो पूरे दुनिया में जैसे कि मैंने बताया कि वॉल्केनो का एक और रूप से हम लोग उसको वर्णन करते हैं, उसको इस तरह से करते हैं वर्गीकरण वॉल्केनो का। जैसे कि मैंने बताया कि जो वॉल्केनो है दो तरह से वर्गीकृत किया हमने, एक एक्सट्रूसिव, दूसरा इंट्रूसिव। अब जो एक्सट्रूसिव वॉल्केनो है वो भी तीन तरह के हैं। तो एक्सट्रूसिव वॉल्केनो भी तीन तरह से, नंबर एक में है एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव, जिसको हिंदी में कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा होता है आपको डोरमेंट, डोरमेंट वॉल्केनो, या जिसको कहते हैं सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी। यानी वो वैसा ज्वालामुखी है जो एक्टिव तो नहीं है लेकिन कालांतर में एक्टिव हो सकता है। तो इस तरह का जो ज्वालामुखी होता है उसको हम लोग कहते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। तो तीसरा जो होता है इसी में आप देखेंगे एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, या आप इसको कह सकते हैं मृत वॉल्केनो आप कह सकते हैं, या मृत हो जाने वाला वॉल्केनो। तो ये तीन तरह से, चूंकि एक्टिविटी के आधार पे, यानी वॉल्केनिक एक्टिविटी के आधार पे तीन तरह के वॉल्केनो को, एक्सट्रूसिव वॉल्केनो को हम लोग देखते हैं। तो ये थी आपकी। इसके आगे हम देखें तो पूरे दुनिया की बात अगर हम करें तो वोल्केनिज्म पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ये समझ लें कि जो मैंने बताया था कि ये रिंग ऑफ फायर एरिया है, ये आप देख लें, ये वाला, ये वाला, ये वाला देख लें, इसको देखा, तो मैंने आपको बताया था ये रिंग ऑफ फायर एरिया, ये देखिए ये रिंग ऑफ फायर एरिया है। यहां तकरीबन आप देखेंगे जो पूरे दुनिया की बात अगर हम करें, विश्व की बात करें, तो एक एक्टिव वॉल्केनो तो हमारे यहाँ भी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, बैरन आइलैंड में है, आप जानते ही हैं। तो बैरन आइलैंड में, और उसको और अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, जो भारत का भूगोल पढ़ेंगे, भारत के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आपसे हम इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन ये एरिया जो है यहाँ न्यूजीलैंड से शुरू होता है। आप इसको इस तरह से देखें, ये न्यूजीलैंड से शुरू हुआ, और न्यूजीलैंड से शुरू होते हुए ये आप देखते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया भी इसमें मिल जाता है, और ये फिर जापान के पास से, यानी ये मैरियाना ट्रेंच यहाँ था, मैंने बताया था मैरियाना ट्रेंच यहाँ पे है, इससे आगे मिलते हुए यहाँ पे, और ये पूरा साउथ अमेरिका तक इसका एक लिंक जाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। अब रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ज्यादातर जो ज्वालामुखी है पूरे विश्व का, वो 75% ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो यहीं पाया जाता है, इसी रिंग ऑफ फायर में पाया जाता है। तो अब
पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 500 यानी 500 एक्टिव वोल्केनो यहां मौजूद है। एक्टिव वोल्केनो यानी पूरे विश्व में 500 एक्टिव वोल्केनो हैं और उस 500 में से 75% जो आपको वोल्केनिक एक्टिविटी है वो यहीं पे होता है। तो ये वोल्केनिज्म है। अब कभी कभी आपको ये भी पूछता है कि ये प्लेट टेक्टोनिक और ये वोल्केनिज्म हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण। नंबर 1 में इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ तो ये है कि ये हमारी पृथ्वी की डायनेमिक स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। नंबर 2 इसमें सबसे चीज़ है जो हमारा आर्थिक महत्व है। जैसे कि आप समझिए जो अवसादी चट्टान है प्लेट टेक्टोनिक से यहाँ ऊपर आ गया, तो हम लोग जब ओसेनोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, वो सारी चीज़ें। तो उसमें देखेंगे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वहीं पे आपको ऑयल और गैस का मिलता है, मतलब जो तेल और गैस के बहुत बड़े खजाने आपको वहीं मिलते हैं। तो ये बहुत ही हमारे आर्थिक दृष्टि के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह की प्लेट टेक्टोनिक नहीं होती तो नीचे का मटेरियल हमको ऊपर नहीं मिल पाता, और ऊपर हम नीचे उतना ज़्यादा हम नीचे जा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? जैसे कि मैंने बताया कि जो कोआला पेनिनसुला है वही 12 किलोमीटर, उससे नीचे हम लोग नहीं गए। लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ मैग्मेटिक एक्टिविटी होता है, ये वोल्केनो नीचे से आता है तो 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर नीचे से आता है, वो मतलब मेंटल से आता है। आप सोच लीजिए उतना नीचे उतना गहराई तो मानव नहीं कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे खनिज वगैरह इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जो प्लेट टेक्टोनिक है, वोल्केनिज्म है, ये मानव के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ये हमारा जो प्लेट टेक्टोनिक और ये जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट था, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा पृथ्वी को किस तरह से निर्माण किया और किस तरह से किया। अब हम लोग अगला जो लेक्चर इसी में है उसमें हम लोग जा रहे हैं, और ख़ास करके वो है क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लें यहाँ पे। तो अब जलवायु विज्ञान पे हम लोग पढ़ेंगे और बाकी कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आपका हम कवर कर दें इसमें। तो चलते हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान पे हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो जलवायु विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जलवायु विज्ञान हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसी से आपका पर्यावरण और अन्य तत्व जो है इससे प्रभावित होता है। और हम देखेंगे कि हमारे जलवायु किसको कहते हैं, जलवायु और वेदर अर्थात मौसम और जलवायु में क्या फ़र्क है। आमतौर पे लोग मौसम और जलवायु को एक समझते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ही डिफरेंसेस है, बहुत ही अंतर है। तो चलिए इसी में हम लोग देखते हैं इसको। तो जलवायु, तो जैसा कि मैंने बताया ये जलवायु जिसको हम लोग क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, जलवायु विज्ञान को क्लाइमेटोलॉजी, तो वो असल 2 शब्दों से बना है, 2 शब्दों से बना है। वो है कलिमा प्लस लोगस। लोगस यानी इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी तो ये ग्रीक शब्द से बना है, कलिमा, ये वाला कलिमा। और लोगस का मतलब स्टडी होता है। तो कलिमा का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में स्लोप। स्लोप, स्लोप मतलब ढाल, ढालान जो होता है, जैसे ढाल ऐसे होता है, ढाल, ढालान। तो एंशियंट ग्रीक वालों का ये मानना था कि जो हमारी पृथ्वी है, इस तरह से अगर हम देखें, जो हमारी पृथ्वी है, इस तरह से पृथ्वी, तो
उनका ये कहना था कि ये इक्वेटर और ये आपका पोल है, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल है, ठीक है। उनका ये कहना था कि जैसे ही हम ये ढालान है तो ये ढाल से इधर जाएंगे इक्वेटर की तरफ, तो हमारा जो है टेम्परेचर में चेंजेज आता जाएगा, टेम्परेचर में चेंजेज आएगा तो वहाँ की जलवायु अलग अलग होगी। तो उसी आधार पे इन्होंने कहा कि द स्टडी ऑफ स्लोप, यानी कि जो ढालान है उसका स्टडी आप करेंगे तो आपको क्लाइमेट का आएगा। उस वक्त के ग्रीक वालों का ये मानना था कि ये जो है वो फ्रीज जोन है, यानी यहाँ आप नहीं जा सकते, यहाँ जाएंगे तो आप बर्फ बन के दब जाएंगे। उनका कहना था कि यहाँ टॉरिड जोन है, ये वाला जो इक्वेटर वाला एरिया को उन्होंने कहा कि टॉरिड जोन है, यानी उस जगह अगर आप जाएंगे तो आप गर्मी से ही मर जाएंगे। क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर जो लोग थे यूरोप में जो स्टडी कर रहे थे वो तो ये यूरोप या एशिया वगैरह में रहते थे, वो इक्वेटर से थोड़ा दूर होते थे। तो इसीलिए जब आप देखते हैं कि अंटार्कटिका की खोज बहुत बाद में की गई और बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया का खोज हुआ या इस तरह से हुआ, तो लोग इधर जाते ही नहीं थे, इधर भी नहीं जाते थे, इधर भी नहीं जाते थे। चूँकि ग्रीक एंशिएंट ग्रीक वालों का ये मानना था कि इधर जाएंगे तो आप जम जाएंगे, इधर जाएंगे तो आप जल जाएंगे, तो आपका सही रहना यहीं पे है। तो इसी आधार पे उसने बताया कि इस तरह से क्लाइमेट है। तो इसी ग्रीक भाषा का शब्द है क्लाइमेटोलॉजी, कलिमा प्लस लोगस। आगे हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसे कि मैंने ढालान, जो मैंने बताया कि भूमध्य रेखा के केवल ही जलवायु संचालित करती है, तो इसका अध्ययन किया जाता है। तो वायुमंडल, अब हम लोग कहेंगे कि आखिर जलवायु है क्या। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जलवायु है क्या, जैसे वेदर हम लोग जानते हैं कि आज गर्मी है, परसों ठंडी है, जैसे अभी हम आए हैं तो गर्मी ठंडी थी तो ठंडी थी, फिर उसके बाद जब गर्मी का मौसम आएगा तो गर्मी होता है। तो ये क्या होता है, ये वेदर होता है, ये जलवायु नहीं होता है। तो इसी तरह से अगर हम जलवायु को परिभाषित करें तो जलवायु है, जलवायु को इस तरह से हम लोग कहेंगे कि वायुमंडल का अन्य मंडलों से परस्पर क्रिया के भौतिक पहलुओं का अध्ययन जो बड़े पैमाने के क्षेत्र को प्रभावित करता हो, अर्थात 1000 किलोमीटर के रेंज को, तो उसको हम लोग जलवायु कहते हैं। उसको इस तरह से समझिए कि हमारा वायुमंडल हम पढ़ेंगे ही अभी। तो वायुमंडल का अन्य मंडलों से, अब ये अन्य मंडल कौन सा है, तो उसमें है आपका लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल जिसको हिंदी में कहते हैं जलमंडल, उसी तरह से हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर, जीवमंडल, जीवमंडल। तो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सारे चीजों का जो परस्पर क्रिया है, उसी तरह से एक और मंडल आपको आता है, वो है क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर का मतलब होता है आपका जो हिममंडल, यानी जिसमें बर्फ हमेशा परस्पर जमे हुए होते हैं, तो उसको क्रायोस्फीयर कहते हैं, या हिममंडल आप कह सकते हैं, हिममंडल। तो ये वायुमंडल का इससे इंटरेक्शन, इससे इंटरेक्शन, इससे इंटरेक्शन, इससे इंटरेक्शन, इन सारे इंटरेक्शनों का परस्पर योग करके, और वो काफी एरिया पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दिल्ली का कहते हैं और कह रहे हैं कि ये दिल्ली का क्लाइमेट, ऐसा नहीं।
वो पूरा एरिया का क्लाइमेट होगा जिसकी कम से कम रेंज आप लेंगे 1000 किलोमीटर। अब ये 1000 किलोमीटर का लिया, परस्पर क्रिया का किया, तो ऐसा नहीं है कि परस्पर क्रिया का आप एक ही साल में उसका आकलन कर लें, उस एक साल नहीं कर सकते। तो ये जलवायु, इस एरिया की जलवायु को अगर आप करेंगे तो आपको कम से कम 30 साल के डेटा को लेना पड़ेगा, सिर्फ एक साल नहीं, 30 साल के डेटा। अब 30 साल के डेटा को समराइज करके फिर वो आपको वहां की जलवायु बनती है। इसलिए जलवायु परिवर्तन नॉर्मली नहीं होता है। तो ये 30 साल का डेटा, ये 30 साल का डेटा किसके स्टैंडर्ड के अनुसार, WMO के अनुसार, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके अनुसार अगर हम लेंगे तो आपको ये 30 साल का डेटा आपको लेना पड़ेगा। उसी तरह से आगे हम देखें तो ये सारी चीजें थी। तो ये हो गया आपको। तो अब हम लोग इसी में देखेंगे कि जलवायु विज्ञान जो हम आज मतलब आप लोग को पढ़ा रहे हैं इसमें क्या क्या, अभी तो हमने जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान देखा था हम लोगों ने। तो बेसिकली ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं फिजिकल पार्ट ज्योग्राफी का, ये पूरी तरह से जो फिजिकल पार्ट होता है वो पूरी तरह से विज्ञान पे आधारित है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग NCERT बुक ले लें, वो बेसिक है, उससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, बाकी चीज तो हम यहाँ आपको बता ही देंगे। तो इसमें जो हम लोग मुख्य अध्ययन करेंगे वो होगा आपको वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान, उसी तरह से वायुमंडलीय परिसंचरण, मौसम प्रणालियां तथा जलवायु। तो इसको इस तरह से हम लोग देखेंगे, इस तरह से देखेंगे। तो पहला जो अभी आज हम अभी शुरू करने वाले हैं वह वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, यानी संगठन में उनमें कौन सी गैसें बनती हैं वो सारी चीजें, और उसका संरचना कितने लेयर में हमारा, किस तरह के लेयर में हमारे वायुमंडल बने हुए हैं। उसी तरह से हम लोग देखेंगे सोलर रेडिएशन, यानी सूर्य से जो हमारे किरणें आती है वो किस तरह पड़ती है, किस तरह से पड़ती है, तो उसको सोलर रेडिएशन। और ऊष्मा संतुलन, ये ऊष्मा संतुलन काफी महत्वपूर्ण है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको कहते हैं हीट बजट, हीट बजट। तो ये हीट बजट आपको बहुत ही ये हीट बजट है। तो इसी में फिर हम लोग देखेंगे ऊष्मा संतुलन और उसमें टेम्परेचर का क्या योगदान है। उसी तरह से देखेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, बेसिकली यही आपका मौसम प्रणाली या वेदर सिस्टम बनाता है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि वेदर कहाँ का क्या है, यहाँ का वो, तो उसको कहते हैं वेदर सिस्टम। तो देखेंगे किस तरह से हमारा वेदर सिस्टम बनता है और किस तरह से वायुमंडलीय परिसंचरण प्रणाली है। जैसे हमारा अर्थ है तो अर्थ को देखेंगे तो किस तरह से यहाँ से बादल आता है, यहाँ से बादल आता है, यहाँ से, तो एक जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है, सर्कुलेशन का सिस्टम होता है, वो डिफरेंट सेल पे होता है, जैसे कि हेडली सेल, पोलर सेल, फेरल सेल, ये सब होता है। तो इसको हम लोग इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो वाटर इन एटमॉस्फेयर, इसी के आगे हम लोग देखेंगे वायुमंडल में जल, यानी वाटर इन एटमॉस्फेयर। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, जिसमें वायुमंडल में जल का मतलब ये हो गया कि हमारे वायुमंडल में किस तरह से जल बनते हैं, किस तरह से हिमपात होता है और उसके कौन कौन से रूप हैं, किस तरह से वाटर साइकिल काम करता है हमारा, किस तरह से वाटर साइकिल डिस्टर्ब होता है और कैसे हमारे दैनिक जीवन को ये सारी चीजें प्रभावित करती है। तो इस पे हम लोग पीटी और मेंस के हिसाब से भी देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद ही कि अब इसके आधार पे तो अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल की संगठन तथा संरचना। इस पे हम अब चर्चा करने वाले हैं, वायुमंडल की संगठन और संरचना।
तो सबसे पहले जब वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल होता क्या है, ये बेसिक चीज है कि आखिर वायुमंडल होता क्या है। तो इसको इस तरह से साधारण भाषा में समझे कि धरती के चारों ओर हवा का आवरण, धरती के चारों ओर हवा का आवरण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हो, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हो, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब देखेंगे तो सतह से, चूंकि गुरुत्वाकर्षण से, तो जितना सतह के नीचे आएंगे वहां ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो ये देखेंगे कि सतह से ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा कि इसकी डेंसिटी घटती है। उसी तरह से हम देखेंगे वायुमंडल में क्या क्या चीज आपका सम्मिलित होगा, तो उसमें हमारा सम्मिलित है गैस, गैस होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, बहुत सारे गैसेस हैं। तो ये गैस दो तरह के होते हैं, एक अस्थायी होते हैं, दूसरा परिवर्तनीय होते हैं। यानी एक गैस ऐसा होता है जिसका कंपोजिशन हमेशा सेम होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जेनन, इसकी। उसी तरह से अगर हम बात करें तो परिवर्तनीय गैस, तो परिवर्तनीय गैस वो है जिसमें चेंजेज आते रहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प की बात अगर हम करें, उसी तरह से बात करें मीथेन की, तो ये सारी चीजें जो है वो परिवर्तनीय गैस है। उसी तरह से पानी की बूंदें होती है, बादल और वर्षा, जो हम देखते हैं कि वायुमंडल में जो बादल है, वर्षा है, पानी की बूंदें हैं, ये सारी चीजें इसी में आती है। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे तो सूक्ष्म या माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम आंख से नहीं देख सकते, काफी सूक्ष्म तत्व होते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ खड़े हैं, आप नहीं देख पाते हैं कि इस बीच में हवा में क्या है। हम लोग मास्क लगाए क्यों चलते हैं कि उसमें कोरोना है, तो कोरोना कैसे, कोरोना तो दिखाई नहीं देता है। तो वही उस तरह का ही सूक्ष्म बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिसको एरोसोल्स कहते हैं, एरोसोल्स कहते हैं। और वही एरोसोल्स में हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में बताया जाता है कि वहाँ का इतना है, यहाँ का इतना है, ये सारी चीज़ें जो है तो उसको एरोसोल्स कहते हैं। तो इसमें तीन चीज़ें आपको शामिल है, तो इसको पहले इस तरह से समझिए, ये वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल के बारे में तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पृथ्वी है हमारा, अर्थ। अब अर्थ के ऊपर एक लेयर है आपका, ये किसका, वायु का, वायु का लेयर। ये वायु का लेयर इस तरह से घिरा हुआ है, और ये इसको कौन सी चीज पकड़े हुआ है, कौन सी चीज थामे हुआ है, वो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इसका। अब क्या होता है कि चूंकि यहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो यहां आपको ज्यादा घना मिलेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कम घना मिलेगा। तो ये समझिए ये हमारा सूरज है, और यहां से जो आता है तो ये किरण को रोकती है इस तरह से। तो इस तरह से एक समझिए कि ये कंबल की तरह से है, जिस तरह से कंबल हम ओढ़ लेते हैं तो वो है। अगर हम किसी का कंबल छीन लें, सपोज कीजिए ये एक ग्रह है जिसका वायुमंडल था, कंबल की तरह था, उसको किसी ने छीन लिया और एक छोटा सा चादर दे दिया कि भाई लो भाई ये चादर ले लो छोटा सा। तो अब क्या हो गया कि वो काफी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि कंबल छीन लेगा, ठंडी इतनी पड़ रही है। तो उस हिसाब से क्या होगा, जैसे मार्स है, इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल मार्स। अब मार्स में क्या बहुत ही थिन, पृथ्वी का 1/10 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये काफी आपका देखेंगे तो मार्स में आपका काफी थिन एटमॉस्फेयर। तो मार्स पे जो बस्ती बसाने की बात चली थी, तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वहां का आप एटमॉस्फेयर की बात आप करते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर सपोज कीजिए ये जो हमारा वायुमंडल है, ये वायुमंडल है, तो ये कोई और दो कंबल अगर लाद दे आपके ऊपर, एक कंबल तो था ही, दो कंबल और आपके ऊपर डाल दिया, तब क्या होगा, वो वायुमंडल अगर अधिक घना हो जाएगा तो आपको गर्मी लगने लगेगी, तो काफी गर्म होगा। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका वेनस। वेनस का वायुमंडल इतना ज्यादा ठीक है, इतना ज्यादा ठीक है कि वहां 465 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वहां का सरफेस टेम्परेचर। अब देखिए इतना ज्यादा गर्म हो गया। तो किसी का वायुमंडल बहुत हल्का, किसी का बहुत ज्यादा, लेकिन अर्थ का एकदम ठीक है इस हिसाब से। तो इसीलिए हम लोग जो बार बार ग्लोबल वार्मिंग से बचना, ये करना वो करना, इसीलिए करते हैं कि जो कुछ गैसें ऐसी है। अब ये कौन सा कंबल है, तो इसमें इस कंबल को आप समझिए ऊन, तो उस तरह का
जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड ये काफी इसमें बड़े मात्रा में है। तो हमारा ये अर्थ का है। तो अर्थ में दो तरह की गैसें हैं, तो जैसे कि मैंने बताया, एक परमानेंट और दूसरा वेरिएबल। तो इसमें हम देखेंगे आगे। इसमें दो तरह की गैसें हैं, तो इसमें तीन चीज मौजूद होगा। नंबर एक में गैस क्या होगा, परमानेंट एंड वेरिएबल, यानी अस्थाई और परिवर्तनीय। दूसरा चीज होगा वाटर वेपर। तीसरा होगा आपको एरोसोल्स, एरोसोल्स या इसको सूक्ष्म कण हम लोग कहते हैं, सूक्ष्म कण कहते हैं। तो ये तीन चीज होता है। अब इन तीनों चीजों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि कंपोजिशन में ये सारी चीजें आपको आएंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम इसी में तो ये जो हमारा गैस है, तो अब हम लोग देखेंगे जो हमारी पृथ्वी थी। तो कभी कभी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए ये भी थोड़ा आप यहाँ समझ लें, ये थोड़ा सा समझा देती है आपको। ये गैस जो है, तो हम जिस वायुमंडल की अब चर्चा करने वाले हैं, हम वायुमंडल की संरचना की बात करेंगे। संगठन, कंपोजिशन की अगर हम वायुमंडल की बात करें, तो जो हमारा प्रेजेंट डे आपका एटमॉस्फेयर है, वो कौन सा एटमॉस्फेयर। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि वर्तमान समय की जो हमारी वायुमंडल है, वो वायुमंडल को कौन से वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। चॉइस ए आपको दे देगा प्रथम वायुमंडल, चॉइस बी दे देगा द्वितीय वायुमंडल, चॉइस सी दे देगा तृतीय वायुमंडल, चॉइस डी दे देगा चतुर्थ वायुमंडल। तो ये हमारा जो प्रेजेंट वायुमंडल है वो कौन सा एटमॉस्फेयर है। तो हमारा जो प्रेजेंट वायुमंडल है वो है थर्ड एटमॉस्फेयर, थर्ड एटमॉस्फेयर है। तो हमेशा अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप सीधा जवाब दीजिएगा, तो थर्ड एटमॉस्फेयर। तो फिर आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना लाजमी है, जरूरी है कि फर्स्ट एटमॉस्फेयर कौन था, सेकंड एटमॉस्फेयर कौन था। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट एटमॉस्फेयर जो था, जो हमने आपको बताया था कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था, 4.6 अरब साल पहले, ठीक है, अरब साल पहले हुआ था, ठीक है। अब ये फर्स्ट एटमॉस्फेयर उस वक्त जो बना था, तो उस वक्त सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम था, और चूंकि लगातार फ्रीक्वेंट टक्कर हो रहा था, और ये चूंकि उसी वक्त सोलर नेबुलर डिस्क से बना था, तो हम वायुमंडल की बात करते हैं, तो उस वक्त जो हमारा ब्रह्मांड बना था, तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम ही ज्यादा था। तो उस वक्त हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी। तो ये क्या था, फर्स्ट एटमॉस्फेयर। तो अगर पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के प्रथम वायुमंडल में कौन से गैस की प्रचुरता थी, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद सेकेंड एटमॉस्फेयर का दौर आता है, सेकेंड एटमॉस्फेयर। तो सेकेंड एटमॉस्फेयर में जैसे कि मैंने बताया था कि लगातार जब हमारा पृथ्वी प्रोटोप्लैनेट था, जैसे मैंने बताया चांद भी एक टकराने से बना, तो लगातार टक्कर होता रहता था। टक्कर होने के परिणाम स्वरूप क्या था कि जो हमारा पृथ्वी है उसके ऊपर लगातार जो है सो एकदम आप समझ लें कि काफी विस्फोट होता रहता था, और वो पृथ्वी एक आग का गोला की तरह से था। तो जब आग के गोला की तरह से था, तो जो पानी था लिक्विड वाटर में नहीं था, वो जलवाष्प के रूप में था। तो उस वक्त जो था सेकंड एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर वेपर, यानी इसको जलवाष्प आप कह सकते हैं। जलवाष्प की अधिकता थी, यानी ये सेकेंड एटमॉस्फेयर आपका आया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प।
अब क्या हुआ कि ये जो जलवाष्प था और धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी ठंडा होना शुरू हुआ, जैसे कि मैंने बताया महासागर बना। जब महासागर बना तो फोटो डिसोसिएशन हुआ, यानी कि जो फोटोन था यानी सूर्य के कण से पड़ के इसको तोड़ दिया, यानी हाइड्रोजन यहां से अलग हो गया और ऑक्सीजन यहां से अलग हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड था और जो लगातार फ्रीक्वेंट टक्कर हो रही थी, उसके अंदर कुछ सेलीय जीव पैदा हुए और उस जीव से जो है सो नाइट्रोजन भी उत्पन्न होना शुरू हुआ। तो नाइट्रोजन हुआ और ये ऑक्सीजन हुआ। फिर कुछ वर्षों पश्चात, कुछ लाख वर्षों पश्चात जो है सो छोटे छोटे ब्लू ग्रीन एल्गी और छोटे छोटे पौधे उत्पन्न हुए, और जब पौधे उत्पन्न हुए फोटोसिंथेसिस हुआ, तो ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बहुत तीव्र गति से बना। और ये जब बना तब फाइनली जाके आपका थर्ड एटमॉस्फेयर, जो अभी हमारा एटमॉस्फेयर है, थर्ड एटमॉस्फेयर वो बना, जिसमें आपका 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। ये आपका, तो वर्तमान एटमॉस्फेयर की बात अगर आपको कहा जाए तो आप बोलिएगा कि ये थर्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग एटमॉस्फेयर की संरचना देखते हैं, संगठन देखते हैं, फिर संरचना पे भी हम लोग इस पे उल्लेख करेंगे। तो अभी हम लोग वायुमंडल की संगठन की बात करेंगे। तो देखेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन से गैसेस हैं। तो इसको हम इस तरह से यहाँ देखें कि गैस की बात अगर हम लोग करें तो दो तरह का हमने बताया था। एक परमानेंट गैस, जिसको हमने कहा था अस्थाई गैस, अस्थाई गैस। दूसरा हमने कहा था परिवर्तनीय या वेरिएबल गैस। तो अस्थाई गैस में नाइट्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है, आर्गन है, नियोन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है और जेनोन है, ठीक है। जिसमें से आर्गन को आप छोड़ दें तो बाकी इसकी बहुत ही कम मात्रा नेग्लिजिबल है, इसको आपको रटने की या लिखने की जरूरत नहीं है। आपको यह देखना है कि जो परमानेंट गैस है उसके 3 महत्वपूर्ण कौन कौन से गैस है। तो वो है आपका नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95% और आर्गन जो है वो है 0.93% है। तो ये आपका अस्थाई गैस। अब अस्थाई गैस की बात अगर हम लोग करें या वेरिएबल गैस की या परिवर्तनीय गैस की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी मात्रा में होता है वाटर वेपर, यानी जलवाष्प। हमारे वायुमंडल में वो 0 से 4% के बीच होता है, 0 से 4% के बीच होता है। इसका मतलब यह हो गया कि कहीं पे वाटर वेपर आपको पृथ्वी पे वायुमंडल में जाएंगे तो 0 मिल जाएगा, 0%, यानी वहां नहीं होगा। जैसे कि शुष्क रेगिस्तान में आप जाते हैं जो काफी ड्राई डिजर्ट एरिया है, तो वहां आपको शुष्क रेगिस्तान में आपको 0% मिलेगा। लेकिन कहीं पे आप जाएंगे जैसे कि रेन फॉरेस्ट एरिया में चले जाएं, एक्वेटर पे चले जाएं, जहां सालों भर बारिश होती है, जहां सालों भर बारिश होती है वहां जलवाष्प आपको बहुत अधिक मिलेगा, तो वहां 4% तक मिल सकता है। तो ये 4% तक है। उसी तरह से मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में बहुत ही कम है, 0.038% है। अगर प्रतिशत में देखें तो ये 1% भी नहीं, 0% से भी थोड़ा ज्यादा है, 0.038%। तो अब चूंकि ये इतना कम है तो इसको वैज्ञानिक लोग मापने के लिए, चूंकि वैज्ञानिक लोग को आंकड़ा थोड़ा ढंग का चाहिए ताकि आसानी से वो कैलकुलेट कर सके कहीं का भी कार्बन का। चूंकि हम जानते हैं कि कार्बन जो है एक ग्रीन हाउस गैसेस है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये इसको 380 ppm कर दिया। ppm का मतलब हो गया पार्ट पर मिलियन,
जब कभी आप लोग सुनते हैं न्यूज में कि वहाँ का जो है एरोसोल और यहाँ का इतना ppm हो गया, तो ppm का है पार्ट पर मिलियन, यानी ये 10 लाख में एक पार्ट, यानी 10 लाख कोई चीज है उसमें एक, तो पार्ट पर मिलियन होता है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो थर्ड है हमारा मीथेन, और मीथेन का जो है वो है आपको 1.7 ppm, ठीक है। उसी तरह से फोर्थ में नाइट्रस ऑक्साइड आता है जिसका है 0.3 ppm। फिफ्थ में ओजोन आता है आपका, ओजोन। तो ओजोन जिसको O3 जिसका सिंबल है, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का ये 3 अणु होते हैं, ये है 0.04 आप देखेंगे ppm। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ओजोन का जो वैल्यू है वो आपका ये वैल्यू डिफरेंट होता है। जब हम अर्थ के सरफेस पे होते हैं तो ये काफ़ी कम होता है, लेकिन जब हम स्ट्रेटोस्फीयर पे जाते हैं, हम अब जब आपको वायुमंडल की संरचना पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ है, तो ओजोन मंडल जो होता है, ओजोन मंडल में ओजोन की जो है वो ज़्यादा हो जाता है। वहाँ आपको ये आप देखेंगे यहाँ क्या था 0.04, लेकिन वहाँ जाने के बाद ये 5 से 12 ppm हो जाता है, यानी वहां जाने के बाद ये 5 से 12 ppm हो जाता है। उसके बाद बहुत कम मात्रा में ये पार्टिकल्स वगैरह आता है। लेकिन वेरिएबल्स गैस में ये गैस आपको इन गैसों पे ध्यान देने की जरूरत है। एक तो वाटर वेपर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मीथेन, चौथा नाइट्रस ऑक्साइड, पांचवा ओजोन। तो ये 5 गैस आपके लिए महत्वपूर्ण है स्टडी के लिए, और इसमें 3 गैस ही आपके लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। तो बेसिकली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही इसमें महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्गन भी आप जोड़ लें 1%, बाकी ये सारी चीजें हैं। तो ये हमारा था जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका ये डिफरेंट। तो चलिए आगे हम लोग फिर इसी में देखते हैं हमारा गैसों का। अब हम लोग देखेंगे इसी में कि जो परमानेंट गैस है जिसको अस्थाई गैस हम लोग कहते हैं वो, हाँ ये परमानेंट गैस है। तो इसको हम जैसे मैंने बताया था कि 3 काफी महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग देखेंगे। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये 3 महत्वपूर्ण है। जो हमने बताया था कि 78%, और ये तकरीबन 20.95 है, तो उसको 21% हम लोग ले लेते हैं, और ये लेस देन 1% है आर्गन। तो अस्थाई गैस देखेंगे तो ये तकरीबन आप 80 से 100 किलोमीटर जब हम वायुमंडल में ऊपर जाएंगे तो ये अस्थाई गैस का लगभग सेम मान होगा, इसमें कोई चेंजेज आपको नजर नहीं आएगा, लगभग ये यही रहेगा। लेकिन इस तरह की जो परत है जो 80 से, अब जैसे हमारा अर्थ है इससे हम लोग गए तो ये 80 से 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये इसमें जो ये गैस रहते हैं लगभग एक ही तरह के बिहेव करते हैं, एक ही तरह के ये गैस होते हैं। तो इन तरह के जो एक ही तरह के जो गैस है उसको स्थिर होता है, तो इसलिए इसको होमोस्फीयर कहा जाता है। तो कभी कभी हम आप लोग को बताएंगे कि होमोस्फीयर और हेटेरोस्फीयर में क्या फर्क है। तो यह मतलब इसलिए दर्शाता है कि यहाँ गैस अपेक्षाकृत सजाती है, या मतलब सेम ही तरह के आपको मिलेंगे। तो ये आपका हो गया अस्थाई गैस। अब हम लोग अस्थाई गैस पे चर्चा करते हैं। अब हम लोग पृथ्वी की परिवर्तनीय गैस पे चर्चा करेंगे। ये परिवर्तनीय गैस, ये अस्थाई गैस हम लोगों ने देखा था, अब ये परिवर्तनीय गैस कि किस तरह से ये गैस में चेंज होता है। परिवर्तनीय गैस में मैंने आपको बताया था नंबर 1 पे जलवाष्प, नंबर 2 पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और नंबर 3 पे मीथेन, फिर ओजोन,
तो ये सारी चीज़ों को हमने देखा था। तो चलिए इस पे देखते हैं। तो इसमें हम लोग तो इसमें जलवाष्प, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया था, 0 से 4% होता है। तो हम लोग जलवाष्प की भी चर्चा करेंगे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% होता है। उसी तरह से देखेंगे मीथेन की अगर बात करें तो 0.0017% मीथेन होता है। थर्ड आपका देखेंगे कि सबसे बड़ा अस्थायी गैस है। और उसके बाद ओजोन की हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये CH3O3 ये सारी चीजों का अब हम लोग तो टाइम हो गया, अच्छा ठीक है। तो चलिए अब टाइम हो गया है, लेकिन हम लोग कल जो है जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि जलवाष्प कैसे परिवर्तित होता है डिफरेंट एरिया में। जलवाष्प देखेंगे कि एक्वेटर पे कितना होता है, मिड लैटिट्यूड पे कितना होता है जलवाष्प, अगर हम ड्राई एरिया में जाएंगे तो कितना जलवाष्प होता है। उसके बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखेंगे कि किस तरह से वेरी करता है डिफरेंट एरिया में। और उसके बाद देखेंगे मीथेन और ओजोन के बारे में। खास करके ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। जैसे कि बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट आता है तो उसमें मीथेन। तो चलिए आज हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है और हम नेक्स्ट क्लास